तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे नई वाली सीरीज़ यहाँ पे शुरू हुई है इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक होएगा वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने यहाँ पे एक वीडियो कंप्लीट कर ली है, उसमें हमने सिंधु सभ्यता के बारे में देखा और आज का यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता का हम जो अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन हम दो भागों में करते हैं, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे ऋग्वेद काल के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद काल का जो टाइम पीरियड है तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद का काल है और उत्तर वैदिक का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक का काल है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के बारे में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य पहले यहाँ पे देखते हैं। वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक साहित्य, यहाँ पे वैदिक साहित्य से पता चल रहा है वेद। ठीक है, वेद यानी कि वैदिक, ठीक है, वैदिक यानी कि वेद, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वेदों की यहाँ पे रचना हुई है। ठीक है, इस काल में ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना हुई है। ठीक है, और वेद कितने हैं तो 4 वेद हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेदों के जो संकलन करता थे, ठीक है, वेदों की रचना नहीं की गई है, इनका संकलन किया गया है, यानी कि इनको इकट्ठा किया गया है। तो वेदों के जो संकलन करता थे कौन थे तो वो थे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जो थे ये वेदों के संकलन करता थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो पहला वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद से भारत में आर्यों की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम ऋग्वेद से भारत में आर्यों की जानकारी मिलती है। आर्यों की जानकारी जो आर्य जो लोग थे ये कहाँ से आए थे तो मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है, एक यहाँ पे इतिहासकार है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने मध्य एशिया से जब ये आए थे तो ये पंजाब के सेंधों में इन्होंने निवास किया था। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं तो इनके अनुसार आर्य तिब्बत के थे और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य आए थे ये उत्तरी ध्रुव के थे। लेकिन यहाँ पे जो मैक्स मूलर के अनुसार ही इसको यहाँ पे सही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और पंजाब के सैंधव में इन्होंने निवास किया था। ठीक है, जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के इसमें 10 मंडल हैं, 128 इसमें सूक्त हैं और 54 इसके अध्याय हैं। ठीक है, ऋग्वेद के। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो ऋग्वेद तीसरा मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और गायत्री मंत्र इसकी रचना किसने की थी तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। 7वां जो मंडल है ऋग्वेद का इसमें दशराज युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है और जो ये दशराज युद्ध हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, कौन सी नदी के किनारे हुआ था तो पारुसणी नदी, ठीक है, इसको रावी नदी कहा जाता है। तो इस नदी के तट पर दशराज का युद्ध हुआ था। जो 9वां मंडल है तो 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। सोम यानी कि वन का देवता या जंगल का देवता। ठीक है, सोम जो है तो सोम इसको वन का देवता माना गया है। और 10वां जो मंडल है इसमें चतुष्वर्ण यानी कि 4 वर्णों का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो यहाँ का वैदिक सभ्यता का जो समाज था उसको 4 वर्णों में बांटा गया है। तो इसी प्रकार 10वां जो मंडल है इसमें 4 वर्ण, ठीक है, 4 वर्ण का इसमें उल्लेख मिलता है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला जो वेद है तो वह है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में सबसे पहले हम देखते हैं कि यजुर्वेद में किस चीज़ का उल्लेख है तो इसमें उल्लेख मिलता है यज्ञ का, पाठ, हवन, कर्मकांड संबंधित जो नियम होते हैं तो इसका उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, यानी कि कौन सा पाठ कब करना है, कौन सा हवन कब करना है, किस प्रकार से इसकी विधि विधान है, तो ये सब की जानकारी यजुर्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना हुई है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यजुर्वेद है तो यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ इनका उल्लेख भी मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद जो है ये पद्य में है। ठीक है, और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का यहाँ पे संकलन किया गया है। अगला हमारा वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद ये जो वेद है तो इसमें
किस चीज़ का उल्लेख है अथर्ववेद में? तो इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन इसी में मिलता है। ठीक है, ये सबसे नवीनतम वेद है। जो अथर्ववेद है ये सबसे नवीनतम वेद है। और अथर्ववेद में भूमि सूक्त में, ठीक है, अथर्ववेद के भूमि सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। तो पृथ्वी को माता कौन से वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के भूमि सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेदों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। तो यहाँ पे है वेद, यहाँ पे है अधियता। अधियता इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो ये वेद है, इस वेद का एक जानकार यानी कि ज्ञानी होता है तो उसको अधियता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उपवेद होता है। तो उपवेद जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। और इसका जो ज्ञानी है यानी कि इसको जानने वाला, इसका जो ज्ञानी है उसको उपवेद के मतलब जो प्रवर्तक है, ठीक है, उपवेद का प्रवर्तक। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? और अरण्यक। ठीक है, अरण्यक का मतलब होता है कि वन में लिखा गया या जंगल में लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के अध्येता यानी कि ऋग्वेद के जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, उसको कहा जाता है होत्र। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद का उपवेद है तो वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति, इनको प्रजापति कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? तो ऐत्रेय व कौशिकी ग्रंथ है ऋग्वेद का। ठीक है, अरण्यक यानी कि जंगल में लिखा गया रचना। ठीक है, तो रचना ऐत्रेय या कौशिकी है ऋग्वेद की। ठीक है, अगला है यहाँ पे यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, कौन है? उनको क्या कहा जाता है? तो अध्यवायु। ठीक है, इसको कहा जाता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। ठीक है, और धनुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। यजुर्वेद के जो ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय शतपथ इसका ग्रंथ है। और अरण्यक है तैत्तिरीय शतपथ बृहदारण्यक। ठीक है, ये इसका अरण्यक है। अगला है यहाँ पे सामवेद। सामवेद का ज्ञानी कौन है? उद्राता। ठीक है, इसके सामवेद का जो उपवेद है तो गंधर्व वेद। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं तो नारद इसके प्रवर्तक हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचवीस। ठीक है, और अरण्यक है जैमितीय छोदोग्य। ठीक है, ये इसका अरण्यक है। अगला है यहाँ पे अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो जानकार हैं उसको ब्रह्मा कहा जाता है। उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। और शिल्पवेद का प्रवर्तक है विश्वकर्मा। और ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गौप्त। ठीक है, जो अथर्ववेद है इसका कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है, जो अथर्ववेद है इसका अरण्यक नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं वेदांग। ठीक है, वेदांग यानी कि वेदों के अंग। ठीक है, वेदांग कहा जाता है यानी कि वेदों के अंग। वेदों के अंग यानी कि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। और वेदांग को जो वेदांग है ये 6 हैं: व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ठीक है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग को इसके 6 अंग हैं। 6 अंगों में इसको बांटा गया है: व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। ठीक है, इसके बाद है उपनिषद। तो उपनिषद कितने हैं? 108 यहाँ पे उपनिषद हैं। और भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता कहा गया है तो उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, भारतीय दर्शन का उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता कहा गया है। उपनिषद का जो अर्थ है कि गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसके अलावा जो उपनिषद है, उपनिषद में इसके एक यहाँ पे इसका जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद जो है इसमें सत्यमेव जयते इससे लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ये भारत का जो आदर्श वाक्य है तो वो कहाँ से लिया गया है, ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। दूसरा जो उपनिषद है कंठोपनिषद, तो इसमें उल्लेख है यम व तथा नचिकेता का। ठीक है, यम तथा नचिकेता का उल्लेख मिला है कंठोपनिषद। ठीक है, कंठोपनिषद उपनिषद में यम तथा नचिकेता का उल्लेख मिला है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। इसके अलावा पुराण कितने होते हैं? तो टोटल पुराण 18 होते हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो छोटी होती थी मतलब परिवार होता था। और परिवार का मुख्य होता था गृहपति। ठीक है, कुल का मुख्य होता था कुल। ठीक है, क्योंकि जैसे परिवार है, परिवार से मिलके
कुल बनता है, कुल से मिलकर ग्राम, और ग्राम से मिलकर विश्व, विश्व से मिलकर जन बनता है। ठीक है, तो कुल का जो मुखिया होता था वो कुलुप कहलाता था, ग्राम का ग्रामीण मुखिया कहलाता था। जैसे कि अभी इस टाइम पे जैसे ग्राम का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है, तो इसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामीण कहलाता था, विश्व का विस्पति और जन का राजा कहलाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई थी जन। ठीक है, जन ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी। इसके अलावा यहाँ पे सभा जो होती थी, ठीक है, यहाँ पे सभाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा का 8 बार प्रयोग हुआ है, और इस सभा में स्त्री और पुरुष दोनों को जाने का अधिकार था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार थे। इस सभा में जो पुरुष भाग लेते थे उनको सभे कहा जाता था, और अगर यहाँ पे महिलाएं जो भाग लेती थी उनको सभावती कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे थी समिति। ठीक है, तो समिति का यहाँ पे 9 बार उल्लेख मिला है, और इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, जो समिति थी इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता था, सभा में अधिकार था। इसके बाद अगला था यहाँ पे विदत। ठीक है, विदत यानी कि विशिष्ट, ये एक विशिष्ट संस्था थी। इसमें जो वृद्ध लोग होते थे, वृद्ध और विद्वान लोग इसमें हुआ करते थे, और इसका उल्लेख मिलता है 122 बार इसका उल्लेख मिलता है, और इसमें जो महिलाएं थी वो भाग लेती थी। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी, इन्होंने समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया था। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था में इनका जो परिवार होता था, तो परिवार संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। इनका जो वो था समाज था, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। स्त्री पुरुष को यहाँ पे समान अधिकार थे, और कर्मों के आधार पर यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था को बांटा गया था। ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था थी इसमें इन्होंने समाज को 4 वर्णों में बांटा था, उसको हम अभी आगे देखेंगे। इनका ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, स्त्री पुरुष को समान अधिकार थे, कर्मों के आधार पर इन्होंने अपने समाज को बांटा था। तो देखते हैं यहाँ पे आगे